जून तक रिस्पना नदी किनारे अतिक्रमण को हटाने को कहा गया है, जिस पर नगर निगम देहरादून ने अपना पक्ष रखते हुए मार्च 2016 के बाद हुए अतिक्रमण का चिन्हीकरण कर नोटिस भेजने की बात कही है। निकाय चुनाव से ठीक पहले मलिन बस्तियों पर संकट मंडराने से प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। पूर्व मेयर व वर्तमान में बीजेपी के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली का कहना है कि संकट सभी मलिन बस्तियों पर नहीं है। एनजीटी के आदेश में 2016 के बाद हुए नए निर्माण पर ही सवाल उठाए गए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि मलिन बस्तियों पर सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है, वे दोहरे मापदंड अपना रही है। निकाय चुनाव में डरा धमका कर वोट हासिल करना चाहती है। वहीं नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा उसमें प्रतिवेदन दिया जा रहा है, जिसमें कुछ साक्ष्य दिए गए हैं। हमने जो अतिक्रमण चिन्हित किए थे वे 11 मार्च 2016 के बाद के किए गए हैं। हमने जो न्यायालय में समय सीमा दाखिल की है वे 30 जून तक दाखिल की है। पहले तो बस्तियां नहीं हटाई जा रही, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। अलबत्ता ये जरूर है, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि 2016 के बाद जो नए निर्माण है उनको हटाया जाए। तो पहले हमको देखना होगा 2016 के बाद कितने निर्माण है, क्योंकि बस्ती हमारी बस्तियों को पूरी तरह हटाने की बात नहीं है। फिर मेरे क्षेत्र में भी जो दीपनगर क्षेत्र पड़ता है वहां पर 8 लोग ऐसे चिन्हित किए गए जिनको नगर निगम में नोटिस आए हैं। कल मेरे पास भी आए थे, मैंने नोटिसों को भी देखा, उसके बाद फिर जानकारी ली तो वो 8 निर्माण जो है वो पहले से चले आ रहे हैं, 2016 से पहले से। हाँ, ये जरूर है कि लोगों ने बाद में खरीदा है, कुछ बार ठीक ठाक कर रहे हैं, काम वाम लगा रखा होगा, लेकिन वो नए निर्माण नहीं है। ये पहले देखना पड़ेगा कि 2016 के बाद के निर्माण या 2016 के पहले निर्माणों में कोई छेड़छाड़ या उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या, उसकी चपेट में आ रहा है। तो ये देखने के लिए मैंने बोला है नगर निगम को, इसकी पूरी जांच करें और जो 2016 के बाद के हैं उस पर हम लोग चर्चा करें, उसको कैसे बचाया जा सकता है, वो हटाने जरूरी भी है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। इन बस्तियों के ध्वस्तीकरण या नियमितीकरण को लेकर के सरकार के पास कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। सरकार मुझे लगता है कि हमेशा जो है दोहरे रास्ते पे चल रही है। पहले तो आपने मलिन बस्तियों को नियमितीकरण करने के लिए, बचाने के लिए जो है आप अध्यादेश लेकर के आए। अब जो है जैसे ही निकायों के चुनाव नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप जो है नोटिस जारी करके जो है लोगों को अपने घर खाली करने के लिए कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2016 के बाद के जो है अवैध अतिक्रमण हमने चिन्हित किए। 2016 से तो राज्य में राम राज्य है, 7 सालों से प्रचंड बहुमत की सरकार है आपकी इस राज्य में, और आपके अधिकारी कहां सोए हुए थे जब ये अवैध अतिक्रमण हो रहे थे। सबसे पहले उन पर कार्रवाई कीजिए जो इसके लिए जिम्मेदार है, और उसके बाद जो है आप लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि उनके बच्चे कहां जाएंगे जिनको आप उजाड़ने का काम करेंगे। ये बहुत गंभीर मामला है और सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए कि वो अवैध जो मलिन बस्तियां आप जिनको बता रहे हैं उनको नियमितीकरण आप करना चाहते हैं या उनको उजाड़ना चाहते हैं। आप जो है बिना स्पष्ट किए हुए वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इसे जनता भी भली भांति देखकर समझ रही है। देखिए, अभी हमारे द्वारा जो माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया है, हमने इसमें 11 मार्च 2016 के बाद के अतिक्रमण चिन्हित किए हैं। वो लिस्ट स्टेट की तरफ से भी वहाँ पर अब आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा के रोहतक, जहां पर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आइए सुनिए। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री रणवीर ढाका जी, राजस्थान सरकार के मंत्री सुमित गोधरा जी, माननीय सांसद जो कि हमारी पार्टी के भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बहुत पुराने वरिष्ठ साथी आदरणीय भगीरथ चौधरी जी, और जिनको आशीर्वाद देने के लिए आप सब लोग बड़ी संख्या में पधारे हैं। और मुझे मेरे मन में 4.5 घंटे विलंब होने के बाद भी आप सब जिस प्रकार से मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी यहाँ पर जमे हैं, आप धैर्य से बैठे हुए हैं, बिल्कुल उन्हें नहीं छोड़ा है, जिनको आप अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना सांसद चुनने के लिए, मोदी जी की टीम में जिनको फिर से काम करने का मौका देने वाले हैं, ऐसे हमारे सांसद
डॉक्टर अरविंद शर्मा जी की धर्मपत्नी डॉक्टर रीता शर्मा जी, लोकसभा के प्रभारी श्री राजीव जैन जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार के मेरे सहयोगी श्री विनय रोहेला जी, वरिष्ठ भाजपा नेता शमशेर सिंह खागड़ा जी, और इस विधानसभा की प्रभारी जो समर गोपालपुर की धरती पर आप सबका बड़ा प्रेम जिनसे है, बहन राधा अहलावत जी, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा जी, पूर्व मंत्री सरिता नारायण जी, नवीन ढुल जी, क्लस्टर इंचार्ज श्री राजेंद्र सरपंच जी, समर गोपालपुर हरिओम मित्तल जी, इस कार्यक्रम के संचालक, जिला उपाध्यक्ष, उप प्रधान एवं मंच पर आसीन सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी ग्राम सभाओं से आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें एवं मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आया हूं। आप सबका अब से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी के बीच में आज मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के मत एवं समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में पहुंचा हूं। आप सब जानते हैं पिछले 5 वर्षों में अरविंद शर्मा जी ने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम किए हैं। अभी डॉक्टर रीता शर्मा जी ने बताया, अन्य वक्ताओं ने यहां पर बताया, और बहुत सारे काम विभिन्न जगहों पर हाईवेज का निर्माण करवाना हो, CGHS वेलनेस सेंटर मंजूर करवाना हो, अंडरपास एवं ओवरब्रिज का निर्माण हो, या गांव में सड़कों का निर्माण कार्य हो, इन्होंने हर तरह से रोहतक को बेहतर रोहतक बनाने के लिए कार्य किया है। इसके अलावा डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने करोड़ों रुपए की लागत वाले रेलवे से जुड़े हुए विभिन्न कार्यों को भी मंजूर करवाने का अहम कार्य किया है। इन कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाना है। बहुत सारे काम अभी नए इस क्षेत्र में शुरू करवाने हैं, बहुत सारी नई योजनाएं यहां लानी है। इसलिए आज मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आगामी 25 मई को रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाई अरविंद शर्मा जी के कमल वाले फूल के बटन को दबाकर इनको भारी मतों से विजय बनाएं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में आप सभी अपना। रोहतक से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे और साफ तौर पर भाजपा को वोट करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और जमकर जो रीतियां नीतियां भाजपा की रही हैं उसको बखान उसका करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जितने भी विपक्ष था उसको घेरते हुए नजर आए, कई सवालिया निशान जो उन पर खड़े करते हुए नजर आए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टिहरी जिले का सबसे बड़ा बौराड़ी जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट खोलने को लेकर टिहरी डीएम मयूर दीक्षित ने जिला अस्पताल बौराड़ी का स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम मयूर दीक्षित ने जिला अस्पताल बौराड़ी के समीप क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापना हेतु भूमि चयन को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम द्वारा जिला अस्पताल बौराड़ी, जिला नेत्र विभाग, ब्लड बैंक, आयुर्वेदिक चिकित्सा भवन, होम्योपैथिक कार्यालय, दिव्यांग अतिथि गृह, चिकित्सा आवासीय भवनों का निरीक्षण भी किया। देखिए, जिला अस्पताल में अब काफ़ी हमारे ओपीडी की जो संख्या वो काफ़ी अच्छी हो गई है और यहाँ पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई है। तो उस क्रम में सुविधाओं को भी और विस्तार दिया जाना है, जिसमें एक हमको क्रिटिकल केयर यूनिट यहाँ पे निर्माण किया जाना है। उसके लिए भूमि का चयन किया गया है और सीएमओ साहब को बताया गया उसका आगे प्रक्रिया शुरू करें।
इसके अलावा बिल्डिंग की मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड है और आने जैसे हमारे कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा तो हम उसके बाद यहाँ पर रिपेयरिंग का वर्क और भी जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में या डेंटिस्ट की जो रूम है या फिर जो आई का जो ऑपरेट रूम है उस जगह जगह जो भी और भी फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, मशीनों की रिक्वायरमेंट होगी, सुविधाओं की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए प्रस्ताव बनाए जाएंगे और कोशिश ये की जाएगी इस साल हमारे जो हॉस्पिटल है उसको एक नया लुक दिया जाए और भी सुविधाओं को और आधुनिक किया सर। बिल्डिंग का मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने कहा कुछ जगह सीलन आ रही है, कुछ जगह जो झाड़ियाँ आदि बढ़ गई थी उनको भी साफ़ सफाई कराने को बताया गया है सर। 4 रोड पर जितने भी हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं CHC हैं और हमारा बकाया वसूली में तहसील प्रशासन इस वर्ष कुछ ढीला साबित हो रहा है। तहसील प्रशासन 12 करोड़ 69 लाख में से मात्र 3 करोड़ 48 लाख की ही वसूली कर पाया है, जो कि कुल रकम का केवल 27% है। हल्द्वानी शहर में कई ऐसे बड़े कारोबारी हैं जिन पर सरकारी विभागों का लाखों करोड़ों रुपया का बकाया है, जिन पर अब तहसील प्रशासन बेहद सख्त हो गया है। ऐसे सभी बकायादारों की लिस्ट चस्पा कर दी गई है और इन सभी लोगों की आरसी काटकर नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। तहसीलदार सचिन कुमार का कहना है कि वसूली अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। तहसीलदार का कहना है कि जो लोग धनराशि जमा नहीं करेंगे उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। अभी इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों को लगभग 12.5 करोड़ रुपए की डिमांड प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष हम लोग 3 करोड़ 48 लाख रुपए अभी तक आज की तिथि तक वसूल कर चुके हैं। इसके अलावा जितने भी बकायेदार हैं सबको नोटिस दे दिए गए हैं और वसूली की कार्रवाई लगातार की जा रही है। बड़े बकायेदार भी हैं जो लंबे समय से नहीं दे रहे, उनके खिलाफ क्या करें? जो बड़े बकायेदार हैं उनकी लिस्ट हमने जारी की है और उनको हम तहसील में और जगह जगह पर चस्पा करेंगे। एक हमारे सबसे बड़े बकायेदार हैं ओम प्रकाश पंत, उनके नाम पर ही 5 करोड़ 90 लाख की आरसी है आबकारी विभाग की दी हुई, तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके आगे प्रोसेस क्या रहेगी अगर ये नहीं देते हैं तो? अगर ये समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो इनकी जो चल अचल संपत्ति है उसको कुर्क किया जाएगा। हल्द्वानी नगर निगम इस वित्तीय वर्ष के टैक्स वसूली में जुट गया है और टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि नगर निगम के राजस्व बढ़ाने के लिए निगम द्वारा टैक्स वसूली के साथ साथ बड़े बकायेदारों को नोटिस देने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य नगर आयुक्त ने कहा कि शहर में 471 बड़े टैक्स पेयर हैं, उनसे भी टैक्स वसूली की कार्रवाई चल रही है। साथ ही बड़े टैक्स पेयरों को नोटिस देकर टैक्स वसूली और जो टैक्स नहीं दे रखे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कि कोई भी नगर निगम हो उसकी रीढ़ की हड्डी उसका टैक्स डिपार्टमेंट होता है, उसका टैक्स कलेक्शन है। तो मेरे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि शहर में जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं उनकी सूची बना करके उनको पर्सनली बात भी की जाए, नोटिसेस भी भेजे जाएं, ताकि वो ससमय जो है रिमाइंडर्स भी भेजे जाएं ताकि वो ससमय टैक्स भरें। तो इस संदर्भ में जो हमने सभी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनको भी एक लिस्ट बना ली है, वो करीब 471 की लिस्ट है सभी वार्ड्स में, क्योंकि जो नया क्षेत्र ऐड हुआ है उसमें अभी टैक्सेशन शायद नहीं लगा है एज़ पर द जियो। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी हैं हमारे बड़े टैक्स पेयर्स उनको ससमय टैक्स वसूला जाएगा और जो नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई। मैदानी तहसीलों में लंबे समय से प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं। पटवारी द्वारा कार्य बहिष्कार किए जाने के बाद लगातार फरियादियों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। अकेले हल्द्वानी तहसील में 270 प्रमाण पत्र और लाल कुआं तहसील में 98 प्रमाण पत्र अभी तक लंबित पड़े हैं। प्रमाण पत्र न बनने से विभिन्न नौकरी में आवेदन करने वाले व कॉलेज में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों को भारी परेशानियां हो रही हैं। वहीं उपजिलाधिकारी परितोष वर्मा का कहना है कि लेखपाल संघ से वार्ता हो चुकी है और जल्द प्रमाण पत्र बनने शुरू हो जाएंगे। देखिए, पटवारियों के संग एक बार वार्ता हो चुकी है और इनके लेखपाल एसोसिएशन ने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि आज जनपद स्तर पर इनकी वार्ता है और उसके बाद ये लोग आज ही काम शुरू कर देंगे। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। विकासनगर क्षेत्र में भी एसटीएम विकासनगर विनोद कुमार और पुलिस क्षेत्र अधिकारी भास्कर लाल शाह हरबड़पुर के बस अड्डे पर यात्रा पर आने वाले वाहनों के पंजीकरण आदि चेक कर रहे हैं। वहीं 300 वाहनों को होल्ड पर रखा गया है और वाहनों के पंजीकरण चेक किए जा रहे हैं। वहीं पुलिस के क्षेत्र अधिकारी भास्कर लाल शाह ने बताया कि हमारे द्वारा वाहनों को चेक करके आगे भेजा जा रहा है। आज जो तीर्थयात्री यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे कल से ही इनके रहने की व्यवस्था की गई है, पानी वगैरह की व्यवस्था की गई है। आज ये शटडाउन लिया है
PWR आपके द्वारा, तो ये जनरेटर वगैरह की व्यवस्था की जा रही है जिससे यात्रियों को असुविधा। सर लगभग अड्डे पे कितनी व्यवस्था है बसों की? अभी यहाँ पे हमारे करीब 150 बसों को यहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं अगर जब आवश्यकता हो। सर कितनी देरों में निकलने की हो रही है बसों को? कितनी बसें निकाल दी जा रही है यहाँ से अभी तक? कि ऐसा है, ये तो क्लियरेंस पे डिपेंड करता है कि हमारे इसकी चेक पोस्ट की कितनी आवश्यकता है और ऊपर का मार्ग कितना क्लियर है, उसके अनुसार ही व्यवस्था है। गंगोत्री धाम यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा बस अड्डा हरबटपुर में यात्रियों के जो ग्रीन कार्ड्स हैं उनको चेक किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन आदि को चेक किया जा रहा है और हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बसों को छोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त कटापत्थर में भी यही व्यवस्था है, जहाँ RTO का चेक पोस्ट भी है, वहाँ पे भी हमारे द्वारा उन्हें सहयोग दिया जा रहा है तथा रजिस्ट्रेशन को चेक किया जा रहा है और उन्हीं यात्रियों को उन्हीं बसों को रवाना किया जा रहा है जिनके पास यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो तथा उत्तरकाशी द्वारा हमें दूसरी गाड़ियों को छोड़ने के संबंध में निर्देशित किया जा रहा है। व्यवस्थाएँ ठीक है, बाकी ऊपर क्या हालात है ये हमें नहीं मालूम। हमारा 50 आदमी 50 मेंबर्स की टीम है पूरी, 2 बसों से आए हैं, काफ़ी सारे आ रहे हैं लोग, उनको देखेंगे यहाँ ठहरा रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और आपको लक्सर में मिट्टी का अवैध खनन धड़ल्ले से चलता रहता है। खनन माफिया अपने मिट्टी का अवैध खनन के काम को अंजाम देते रहते हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां किसी भी समय मिट्टी का अवैध खनन देखा जा सकता है। बीती रात स्थानीय लोगों की ओर से लक्सर तहसीलदार को मिट्टी के अवैध खनन की सूचना दी गई, जिस पर तहसीलदार प्रताप सिंह ने टीम को तत्काल खनन क्षेत्र में भेजा, जहां से टीम को मिट्टी का अवैध खनन कर रहे एक JCB मशीन व एक डंपर को सीज किया। हालांकि खनन माफिया मौके से फरार होने में सफल रहे। तहसीलदार ने बताया कि दोनों ही वाहनों को सीज कर दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। असल में हमको 2 दिन से सूचना मिली थी कि कुआंखेड़े की तरफ को ये आपके मिट्टी और जो तहसील से बॉर्डर है सोलाई नदी उसके आसपास जो खनन हो रहा है, तो कल भी फोन आया आप लोगों में से किसी को फोन आया कि से वहाँ पे कार्रवाई की है, तो हम टीम के साथ वहाँ गए। वहाँ पे एक JCB और एक डंपर ये तो दोनों को हम जो ला के अभी इसको पूरा जमा कर दी, कल इसको ऐसे आवाज़ पे खड़ा कर दिया था। तो अभी तक तो आएंगे और किसकी है वो अपने आप आएंगे। फिर अभी के लिए कुआंखेड़ा मतलब सोनानी नदी के तट पे जबकि मिट्टी और जो सोनानी का जो पुल है नदी का पुल है और उसके थोड़ा डाउन स्ट्रीम में गंगोत्री यात्रा पर जा रहे गुजरात के यात्रियों की गाड़ी सोनगाड़ के करीब दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 8 यात्री घायल हो गए। वाहन में 15 के करीब यात्री सवार थे। इस हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस फोर्स और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर धौलीधार के पास 2 ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों ट्रक के चालक और एक सहचालक घायल हो गए। इस घटना की सूचना मिलने पर चौकी बछिलिया खाल की पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद घायल दोनों चालकों को ट्रक से बाहर निकाला और तीनों को तत्काल देवप्रयाग बागी अस्पताल पहुंचाया। दोनों ट्रकों को JCB के माध्यम से मार्ग से हटाकर यातायात को सुचारू किया गया। आज सुबह करीबन 1:15 बजे धौलीधार के पास 2 ट्रक आपस में भिड़ गए थे। जो उसमें सवार बैठे थे, एक में एक ड्राइवर था तथा दूसरे में एक ड्राइवर और हेल्पर था। तीनों को आपस में टकराने के कारण काफ़ी चोटें लगी हैं, जिनको चौकी बछेली खाल के फोर्स द्वारा जनता की मदद से बाहर निकाला गया और तथा उपचार हेतु बागी अस्पताल देवप्रयाग भेजा गया। एक को ज़्यादा चोट थी, एक ड्राइवर को, तो उसको तुरंत उन्होंने रेफर कर दिया था श्रीनगर बेस हॉस्पिटल के लिए। दोनों को थोड़ा सा कम चोटें थे तो उनका उपचार चल रहा है देवप्रयाग में। बाकी सब ठीक है, भगवान का शुक्रिया कि जो है तीनों सही सलामत हैं, ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं। बाकी दोनों ट्रकों को फिर साइड कर दिया था, यातायात को जो है सुचारू रूप से चल दिया। खानपुर विधानसभा के कस्बा लंढोरा में बस स्टैंड न होने के कारण स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के अनुसार लंढोरा से लगभग 30 गांव जुड़े हुए हैं और बस स्टैंड न होने के कारण कस्बे के लोगों के साथ साथ इन गांवों के लोगों को भी
भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने सरकार से जल्द लंढोरा में बस स्टैंड का निर्माण कर लोगों को राहत देने की मांग की है। टाइम से बस मिल जाए, क्योंकि मिलती नहीं है, रिक्शा भी नहीं मिलती है यहाँ से तो। हाँ जी, उससे बिल्कुल राहत मिल जाएगी। हाँ जी, अगर यहाँ से रोडवेज बन जाती है, रोडवेज बस यहाँ से जल्दी बसें मिल जाएगी, वेट नहीं करना पड़ेगा यहाँ से बसों का, बिल्कुल भी किसी भी तरह से खड़े होकर यहाँ बस का वेट नहीं करना पड़ेगा। रिक्शा वाले भी बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं और जाते भी नहीं है रिक्शा वाले रुड़की तक। जैसे हमें रुड़की तक जाना है तो जाते भी नहीं है रुड़की वाले। कस्बा है, बहुत अच्छा कस्बा है। इस पे जो कस्बे पे 30-40 गांव लगे हुए हैं, ये यात्री यहाँ बहुत परेशान रहते हैं। इस कस्बे को रोडवेज अड्डे की जरूरत है। यहाँ पर रोडवेज अड्डा होना चाहिए और बस चलनी चाहिए। सरकार से यही रिक्वेस्ट है मेरी, लंढोरा बस अड्डे पे भी रोडवेज अड्डा बनना चाहिए। में एक रोडवेज बस अड्डे की जरूरत है, सख्त जरूरत है। यहाँ पर जो है हर रोज जाम लग जाता है और यहाँ पे रोडवेज अड्डा होना बहुत जरूरी है। कितने गाँव? 40 गाँव लगते हैं यहाँ पे। रोडवेज अड्डा होगा तो जाम से बिल्कुल सुविधा मिलेगी जाम से। यहाँ पे हर रोज जाम की परेशानी को झेलना पड़ता है जनता को। बिल्कुल होगी रोडवेज अड्डे सुविधा। बहुत पुराना है, बहुत गाँव जुड़े हैं इसके साथ, ये बहुत पुराना करता है। यहाँ सुविधा होना चाहिए, रोडवेज अड्डा बनना चाहिए। यहाँ भी आदमी खड़ा होता है, बैठने की सुविधा मिलनी चाहिए। यहाँ से आदमी खड़े रहते हैं, यहाँ खड़े, यहाँ कोई सोचता ही नहीं है कि बैठो कैसे। वो रोडवेज अड्डा बनने से पसंद करने से किस तरह का मतलब कोई लेडीज, कोई बेचारे बूढ़िया है, कोई ऐसी है, मतलब उनको बैठने का तो सुविधा मिलनी चाहिए जी। मुझे बहुत बढ़िया होगा अगर यहाँ रोडवेज। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।